नमस्कार। आज मैं बात करने जा रही हूँ बृहस्पति पर, गुरु पर। हम आज ऐसे फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर हम अक्सर विचार नहीं करते हैं। गुरु आप सभी को पता है कि काल पुरुष कुंडली में नवम भाव का और 12वें भाव का स्वामी है। आप सभी को पता है कि गुरु जो है वो काल पुरुष कुंडली में नवम भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं। नवम भाव और 12वां भाव ये भाग्य भाव और व्यय भाव है काल पुरुष कुंडली का। देखिए, जब हम गुरु को समझते हैं, हम अक्सर गुरु के बारे में हमेशा अच्छा ही सुनते हैं। गुरु का जो एस्पेक्ट होता है, गुरु की जो दृष्टि होती है, वो हमेशा शुभकारक होती है, दोषों को दूर करती है। ये बिल्कुल सही है। परंतु जैसे कुछ अच्छी चीजें होती हैं, तो उसी के साथ-साथ कुछ कुछ बुरी चीजें भी होती हैं। कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो आज हम उसी अननोन जुपिटर के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, गुरु जो है वो भोगी है। गुरु जो है वो जीव कारक है। गुरु को भोगी क्यों कहा गया है? गुरु को भोगी इसलिए कहा गया है क्योंकि गुरु सभी उन सभी अच्छी चीजों के कारक हैं जो जीवन में आपको खुशियां देते हैं, जिनको आप भोग पाते हैं, जिनको आप उपभोग कर पाते हैं। तो फिर वो ऐश्वर्य हुआ, किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार का समाधान हुआ, ऐसे सुखों के बारे में जो चिरकाल तक टिकते हैं, वो सभी सुख, वो सभी शुभ चीजें जो हैं वो गुरु के अंतर्गत आती हैं। मैं यहाँ पे गुरु के कारकत्व की बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आप सभी लोग गुरु के कारकत्व को जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो बहुत सारी किताबें हैं जिनमें आप गुरु के कारकों को समझ सकते हैं। लग्न में बैठा हुआ गुरु व्यक्ति को सेल्फिश बनाता है, परंतु बाकी सब जगह पे जहाँ गुरु विराजमान है, उस भाव से जो भी आप रिश्ते नाते देखते हैं, उस भाव से वो भाव जो है वो दिखाएगा, या वो लोग आपको सेल्फिश नजर आएंगे आपके जीवन में। गुरु देखिए, प्रथम भाव के कारक हैं, द्वितीय भाव के कारक हैं, पंचम भाव के कारक हैं, सप्तम भाव के कारक हैं, नवम भाव के कारक हैं और 11वें भाव के कारक हैं। इन सभी स्थानों में जब गुरु विराजमान होते हैं तो गुरु शुभता लाते हैं, पर उसी के साथ साथ और क्या लाते हैं? बृहस्पति अपने आप में एक ऐसे व्यक्तिमत्व रहे हैं जो बहुत प्रकांड विज्ञान रहे हैं। संसार की सृष्टि की सभी गूढ़ चीजों को या फिर किसी भी ज्ञान को उन्हें प्राप्त करने में कभी भी डिफिकल्टी नहीं हुई, तो उन्हें ये सब ज्ञान अच्छे से आता है। कहीं ना कहीं जब आप में ज्ञान होता है तो आप में एक हल्का सा दम्भ भी होता है उस चीज का, कि आप जानते हैं, क्योंकि आप सत्य को जानते हैं। इसलिए गुरु को थोड़ा सेल्फिश कहा गया है। गुरु इज भोगी, गुरु इज सेल्फिश। गुरु की जो दृष्टि होती है वो बहुत शुभकारक मानी गई है। दोष को निकालने वाली कही गई है, दोष को समाप्त करने वाली कही गई है। बट अगर हम रियलिटी में देखें तो जब भी गुरु की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उनका वो भाग का कारकत्व खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर जुपिटर एक्सॉल्टेड है तो मैरिड लाइफ अफेक्टेड हो जाएगी, आप देखिएगा। क्योंकि जिस भी भाव में गुरु बैठेंगे, वो भाव उस भाव के कारकत्वों को लेकर या उस भाव से जो भी रिश्ते नाते आप देखते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको उसमें नजर आएगा कि गुरु जो है वहां पर सेल्फिशनेस ला रहे हैं, वो व्यक्ति सेल्फिश हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए अगर गुरु लग्न में है तो व्यक्ति जो है, उसकी पर्सनालिटी जो है वो सेल्फिश पर्सनालिटी है। वो अपने बारे में सोचता है, अपने ज्ञान के बारे में सोचता है। वही अगर गुरु मान लीजिए दूसरे भाव में है तो वो अपने कुटुंब, मतलब उसका जो कुटुंब है, वो अपना अपना पुरता सोचता है। उसका ध्यान हमेशा इस चीज पर रहेगा कि वो क्या खा रहा है। उसके खाने पीने की चीजों के लिए वो बहुत बहुत चूजी रहेगा अगर गुरु दूसरे में है। वाक्य को चूज करने में जब भी कभी किसी भी चर्चा में भाग लेता है या कभी चार लोगों के बीच में बात करता है, तो हमेशा उसके दिमाग में ये रहेगा कि मैं किन शब्दों का चयन करूं ताकि ये बात जो है सबसे इम्प्रेसिव रहे।
वो सतत हम अपने स्वतः के ऊपर उठने के विचार को लेकर जीता रहता है। बहुत हद तक ये सेल्फिशनेस भी है और बहुत हद तक अच्छा भी है, क्योंकि जैसे गुरु को जीव कारका कहा है, उसी प्रकार से गुरु जो है वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ निभाते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, विजडम के कारक हैं। मान लीजिए गुरु अगर तीसरे स्थान में है तो आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन आपके हो सकते हैं कि वो स्वार्थी हो। कभी ना कभी तो जीवन में ऐसा एक वाकया हो सकता है, कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा कि जब आप अनुभव करेंगे कि आपके भाई बहन उनका आपको एक ऐसा रूप नजर आएगा जो एक सेल्फिश रूप होगा वो। आप बहुत बार अपने सेल्फिश एफर्ट्स करेंगे, सोच समझ के करेंगे कि इससे इतना ही उसका परिणाम मिलना चाहिए, क्योंकि एफर्ट्स करना तीसरे स्थान से आता है। मान लीजिए वही अगर गुरु जो है वो चौथे भाव में है, तो चौथे भाव से हम क्या देखते हैं? माता। माता हो सकती है कि सेल्फिश हो। माता अपने बच्चों के लिए हमेशा सेल्फिश होती है। परंतु मान लीजिए अगर 4 बच्चे और साथ में रह रहे हैं, किसी और रिश्तेदार के बच्चे भी साथ में रह रहे हैं, तो शिक्षा देने में कमी नहीं करेंगी, परंतु कहीं न कहीं उसमें एक सेल्फिश मोटो रहेगा। अपनी संतति में और दूसरों की संतति में कहीं न कहीं भेद भी होगा। चौथे घर का गुरु कहीं न कहीं ये भी दिखाता है कि व्यक्ति को हमेशा बड़ी चीज़ें पसंद है, बड़ा घर पसंद है, बड़ा रेसिडेंस पसंद है। किचन एरिया कभी भी छोटा नहीं पसंद आएगा उस व्यक्ति को, अगर गुरु उसका चौथे घर का है तो हमेशा बड़ा पसंद आएगा। मान लीजिए वही अगर गुरु पंचम स्थान में है, तो वो क्या दर्शाते हैं कि पंचम स्थान संतति का है। देखिए, संतति का आपके पूर्व पुण्य का है, पूर्व जन्म का नहीं, पूर्व पुण्य का है। त्रिकोण स्थान सभी स्थानों में बहुत शुभ माने गए हैं। त्रिकोण स्थान से हमेशा सपोर्ट मिलता है व्यक्ति को। गुरु अगर त्रिकोण स्थान में अगर विराजित है तो वो आपको ब्लेसिंग देते हैं, पूर्व पुण्य आपका बहर के आता है बाहर, क्योंकि शुभ ग्रहों का पंचम स्थान में बैठना शुभ कहा गया है, क्योंकि उस घर के जो भी कारकत्व हैं या उस घर के जो भी चीजें बाहर निकलनी चाहिए, एक्सप्लोर होनी चाहिए, वो बराबर होती हैं। वही अगर मान लीजिए कोई अशुभ ग्रह होता, मंगल राहु जैसा होता है, तो अगर व्यक्ति प्रेम में पड़ता तो उसका प्रेम सफल नहीं होता। वो अलग बात है कि अगर कर्क लग्न की बात हो या फिर सिंह लग्न की बात हो, जहां पर मंगल योग कारक हो जाता है, फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ग्रहों के मूल स्वभाव क्या है। तो बात कर रहे थे गुरु के ऊपर। पंचम भाव में जब गुरु होता है तो गुरु संतति को दिखाता है। देखिए, तो व्यक्ति की जो संतति होगी, वो संतति अपने आप में सेल्फिश नेचर वाली होगी, अपना अपना देखेगी, हमेशा कुछ भी काम करेगी या एजुकेशन करना चाहेगी, वो सभी जगह पे अपना मोटो, अपना सेल्फिश इंटरेस्ट जरूर देखेगी। वही मान लीजिए अगर गुरु जो है छठवें भाव में है, छठवें भाव में गुरु जब होता है तब कंसल्टिंग, काउंसलिंग ऐसी चीजें देते हैं। तो व्यक्ति हमेशा ऐसी चीजों को क्यों करेगा? क्योंकि उसको उससे लाभ मिल रहा है। किस प्रकार का लाभ? सिर्फ पैसों का, आर्थिक लाभ की बात नहीं है यहाँ पर। बात इसकी है कि उसे करने के बाद में उसे आत्मिक शांति मिलती है। स्वार्थी हम सभी होते हैं, बट कुछ लोग होते हैं, जैसे खास करके 4, 8, 12 राशि वाले लोग जो होंगे, आप देखिए उनका हमेशा त्याग करने की भावना उनमें प्रबल रहेगी, क्योंकि वो मोक्ष त्रिकोण की भावना है। इसलिए तो छठवें स्थान का स्वामी या छठवें स्थान में अगर गुरु बैठा हुआ है, तो आपके मामा बड़े सेल्फिश होंगे। आपको कभी ना कभी तो जीवन में एक बार ऐसा अनुभव आएगा कि मामा ने अपने मोटो के लिए, अपना स्वार्थ निकालने के लिए आपका उपयोग किया है। वही अगर सप्तम स्थान में गुरु होंगे तो आप जानते हैं, भार्या, पत्नी। तो पत्नी के स्थान पर अगर गुरु विराजमान है, तो कहीं ना कहीं ऐसी पत्नी जरूर दिखाता है कि जो ज्ञानी होगी, क्योंकि सप्तम स्थान में बैठा हुआ ग्रह सीधे सीधे आपके लग्न को भी देखता है, और सप्तम स्थान आपका स्पाउस का है, आपके बिजनेस का है।
तो व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए, व्यक्ति अपने व्यक्ति की जो पत्नी होगी वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा सेल्फिश भी हो सकती है। यहाँ पर ज्ञानी होगी तो सेल्फिश भी होगी। यहाँ पर अष्टम स्थान में जब गुरु विराजमान होते हैं तो वो ये दिखाते हैं कि अष्टम स्थान आपके पत्नी का दूसरा स्थान है, बोलना, वाचा, या ये भी कह सकते हैं कि आपका ससुराल पक्ष। तो ससुराल पक्ष के लोग भी यहाँ कहीं ना कहीं स्वार्थी होंगे, स्वभाव में स्वार्थी होंगे, एजुकेटेड होंगे, बहुत सीखे पढ़े होंगे, परंतु उनमें एक स्वार्थ की भावना बहुत ज्यादा होगी। वही अगर गुरु नवम भाव में है, अब नवम भाव में अपने ही भाव में आते हैं यहाँ पर, है ना, अपने ही भाव में, मतलब क्योंकि काल पुरुष कुंडली में नवम स्थान पर जो राशि पड़ती है वो धनु राशि है जिसका स्वामी गुरु है। तो यहाँ अगर गुरु का प्लेसमेंट है, कोई भी लग्न हो, अगर नवम भाव में प्लेसमेंट है तो वो एक बात जो है बाकी सारे कारकत्वों के साथ में, जैसे भाई नवम भाव का गुरु है तो वो आपको कहीं ना कहीं अच्छी यात्राएं देगा, तीर्थ यात्राएं देगा, परंतु पिता का सुख वहां पर कम हो जाएगा आपको। कारको भाव नाशाय, भाव का स्वामी अगर वहीं बैठ जाता है तो वो उन कारकत्वों को देने में सक्षम नहीं रह पाता है पूरी तरह से। जहां देख रहा है, जहां दृष्टि दे रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि दोष को निकालती है, दोष को दूर करती है। तो यहाँ पे ये भी दिखाएगा कि पिता जो है वो भी सेल्फिश है नेचर में। गुरु जो है या जो भी आपके टीचर्स रहे होंगे लाइफ में, वो सेल्फिश टीचर्स रहे होंगे हमेशा। रिलीजियस लोग जो भी मिलेंगे आपको, आप हमेशा ऐसे लोगों के फंदे में पड़ेंगे, ऐसे गुरुओं के फंदे में पड़ेंगे जो अपना स्वार्थ निकालना चाहते हैं। वही अगर गुरु दशम भाव में है तो वो ये दिखाता है कि दशम भाव भी देखिए पिता का होता है। दशम भाव आपके मदर इन लॉ का है, दशम भाव आपके पिता के कुटुंब का है। तो यहाँ से देखे जाने वाले जो भी लोग हैं वो सारे कहीं ना कहीं स्वभाव से सेल्फिश होंगे। अपना मतलब देखना उन्हें सबसे पहले आता होगा। दूसरों के विचारों को, दूसरों की इच्छाओं को, दूसरों की जरूरतों को पहले रखना, वो न सोचकर पहले अपना सोचना, ये विचार ज्यादा प्रबल होगा। गलत है, सही है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, परंतु ऐसा हो सकता है। ऐसे लोगों की अगर ऐसा है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव शेयर करिए ताकि इसकी पुष्टि हो सके कि ये किस हद तक बराबर है। अब वही मान लीजिए कि 11वें स्थान में अगर गुरु हैं तो 11वां स्थान किनका है? देखिए आपके नेटवर्क सर्कल का है, आपके दोस्तों का है, आपके स्पाउस के फैमिली का है। देखिए तो वो ये सभी लोग आपके अंकल्स का हैं, क्योंकि आपके पिताजी से मतलब नवम भाव से तीसरा भाव, तो ये आपके अंकल का भी है, चचा का, चाचा का। तो ये लोग, इन लोगों में आपको कहीं ना कहीं एक सेल्फिश भावना जरूर नजर आएगी। अपना मतलब निकालने की एक जो स्वार्थीपन होता है वो जरूर दिखाई देगा आपको। तो आपको दोस्त भी ऐसे मिलेंगे जो हमेशा स्वार्थी होंगे, आपके पास हमेशा स्वार्थ को लेकर ही आएंगे। ज्ञानी होंगे परंतु उनका स्वार्थ भी रहेगा, आपसे मतलब भी रहेगा आपसे दोस्ती करने का। व्यय भाव में जब गुरु विराजमान होते हैं तो लंबा चौड़ा बड़ा खर्चा, ये तो अलग बात है ही, क्योंकि व्यय स्थान में जहां भी गुरु बैठते हैं वो भाव को एक्सपैंड कर देते हैं, उस कारकत्व को एक्सपैंड कर देते हैं, उन सभी चीजों को बढ़ा चढ़ा देते हैं, क्योंकि उनका काम है, वो उस चीज से कारक है। वो 12वें भाव से आप उन लोगों को देखते हैं जिन लोगों के साथ में आप काम कर रहे हैं, चैरिटी करते हैं आप, क्योंकि आप आपकी दादी को देख सकते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि नवम भाव से ये आपका चौथा भाव पड़ता है। तो ऐसी दादी का होना जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही बच्चे को, अपने ही परपोते को देखती है, किसी और अपने ही परपोते के लिए बहुत ज्यादा सेल्फिश है, या अपनी चीजों के लिए सेल्फिश है। जब गुरु व्यय स्थान में होते हैं तो
अब देखिए व्यय स्थान से आप क्या देखते हैं? व्यय स्थान से आप अपने पिता की माता को देखते हैं, आप अपने माता के पिता को देखते हैं क्योंकि वो चतुर्थ से नवम है। पिता की माता को इसलिए क्योंकि नवम से चतुर्थ है। व्यय स्थान क्या है? व्यय स्थान शय्या स्थान है, आपका बेड कंफर्ट से। अगर वहां पे गुरु होगा तो डेफिनेटली व्यक्ति अपने बेड कंफर्ट्स को लेकर काफी सेल्फिश होगा, हमेशा ज्यादा स्पेंड करेगा वहां पर, बहुत पर्टिकुलर होगा। और एक खास बात यह है कि जब गुरु व्यय स्थान में होता है तो व्यक्ति का सडन मैरिज हो सकता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गंधर्व विवाह, छुप के मैरिज करना। ये भी तब पॉसिबल होता है जब गुरु व्यय स्थान में स्थित होते हैं। इसकी भावना भी आपको जरूर दिखाई दे सकती है। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एक क्लू दिया है, इसको आप और एक्सपैंड कर सकते हैं। इसे आप देखिए, अपनी कुंडली में लगाकर देखिए, अप्लाई करिए, कितना आपको सच सच लगता है। जो भी आपके अनुभव हैं वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, क्योंकि इसको और एक्सपैंड आप कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि हर ग्रह का जो कारकत्व है वो कारकत्व हमेशा अच्छा ही होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि अच्छे बुरे की डेफिनेशन हम इंसानों ने बनाई है। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। इस तरह से आप गुरु के एक ऐसे अननोन पक्ष को समझ सकते हैं कि गुरु इस तरह की भी एक सीरत देता है व्यक्ति को, जहाँ गुरु ज्ञान का कारक है, जहाँ गुरु अच्छी चीजों का कारक है, जहाँ गुरु आपको ब्लेस करते हैं, जहाँ गुरु कर्म के फलों को देने के लिए कारक है, उसी प्रकार से इन चीजों के भी कारक हैं गुरु। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जल्द ही मिलती हूँ इसी तरह से एक नए वीडियो को लेकर। धन्यवाद मुझे अंत तक सुनने के लिए।